नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओपिनियन जेस्टर चैनल पर। सबसे पहले मैं आज आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। लोकसभा में कुछ सवाल जवाब हुए हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में। कुछ सवाल पूछे गए हैं भारत सरकार से। 8वें वेतन आयोग को कब तक लागू हो पाएगा और कितने पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा मिलेगा, और टर्म ऑफ रेफरेंस क्या तैयार हुआ है या नहीं है भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, कुछ सवाल हुए हैं, कुछ जवाब मिले हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। 8वें वेतन आयोग पर लोकसभा में सवाल जवाब हुए और भारत सरकार ने क्या जवाब दिया है इस 8 पे कमीशन को लेकर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सवाल पूछा है यहाँ पे सुश्री कंगना रनौत जी ने और श्रीमती सजदा अहमद जी ने। पहला सवाल है यहाँ पे पूछा है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8 पे कमीशन का गठन किया गया है। क्या भारत सरकार ने 8 पे कमीशन को मंजूरी दी है? अगर दी है तो इसका विवरण दीजिए। क्या इसके टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं? अगर तैयार हो गए हैं तो कब तक सौंपे जाएंगे भारत सरकार को? कब? यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने बताया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पुष्टि करी है कि 8 पे कमीशन गठित किया जाएगा, जैसे कि भारत सरकार ने माना भी है। हालांकि इसके संदर्भ में टर्म ऑफ रेफरेंस संरचना और इसकी सिफारिशें प्रस्तुत करने की समय सीमा के बारे में विवरण अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जैसे आपको पता है, अभी तक जो अध्यक्ष हैं उसकी नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही कोई अभी तक पे कमीशन बैठा है, ना ही अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार हुए हैं 8 पे कमीशन को लेकर। तो जब तक टर्म ऑफ रेफरेंस तैयार नहीं होंगे, जब तक समय सीमा तय नहीं होगी, सबसे पहले अध्यक्षों की नियुक्ति करी जाएगी, उसके बाद पे कमीशन बैठेगा, काम करेंगे, टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर पूरी रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंपेंगे। तो ना अभी तक कोई टर्म ऑफ रेफरेंस बने हैं, ना ही अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति की हुई है और ना ही अभी तक कोई टाइम लिमिट है। इतने टाइम लिमिट के अंतर्गत 8 पे कमीशन का टर्म ऑफ रेफरेंस सौंपे जाएंगे। अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं है, ऐसा बताया वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी ने। फिर अगला सवाल पूछा है, 8वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग के स्तर के कितने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे? इससे पूरे देश खास रूप से उड़ीसा में उपभोग वृद्धि और आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस तरीके से सेवा 8 सीपीसी सभी की पेंशन्स की कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी थी, तो क्या उसी तरीके से 8 पे कमीशन में जो पेंशन सैलरी बढ़ेगी उसका लाभ कितने पेंशनर्स को मिल पाएगा, उसका लाभ कितने फैमिली पेंशनर्स को मिल पाएगा, और इसका असर उड़ीसा में उपभोग वृद्धि या फिर आर्थिक विकास पर पड़ेगा? अब यहाँ पर जवाब क्या दिया है, सरकारी आंकड़े के अनुसार 36,57,000 केंद्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारी, यानी कि जो सैनिक नहीं हैं, जो दूसरे अन्य असैनिक कर्मचारी हैं, 1 मार्च 2025 के अनुसार, वहीं पे 33,91,000 फैमिली पेंशनभोगी हैं 31 दिसंबर 2024 के अनुसार। वो 33 लाख यानी सभी को 8 पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा, सभी को मिलेगा, चाहे वह सिविल पेंशनर्स हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर्स हो या फिर कोई दूसरे पेंशनर्स हो, सबको 8 पे कमीशन का फ़ायदा। इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके अतिरिक्त रक्षा सेवाओं के कार्मिकों को भी वेतन संशोधन का लाभ मिलेगा, यानी जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनको, जो कार्मिक हैं, डिफेंस पर्सनल हैं, उनको भी 8 पे कमीशन का फ़ायदा मिलेगा। फिर अगला सवाल पूछा है उन्होंने यहाँ पे कि क्या 8 पे कमीशन की सिफारिशों का कार्यान्वयन से सरकार का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है? फिर दोस्तों, इन्होंने क्या जवाब दिया है, संशोधन वेतन और पेंशन के कारण प्रकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन आयोग की सिफारिश से प्रस्तुत होना और स्वीकार किए जाने के बाद ही किया जाएगा। अभी तक इसका आकलन नहीं किया गया है। आर्थिक बोझ कि 8वें पे कमीशन आयोग के लागू होने के बाद कितना खर्च आएगा, यानी कितना एक्सपेंडिचर होगा, अभी तक इसका आकलन नहीं हो पाया है, प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अभी टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं बने हैं और ना ही अभी तक पे कमीशन इस पर काम करना शुरू किया है। तो जब तक इसका आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसा बताया वित्त मंत्री जी ने। फिर क्या पूछा, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए किसी अध्ययन संचालन किया है? कर्मचारी संघ पेंशन भोगियों अन्य हितधारकों से कोई परामर्श लिया है? क्या 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए क्या स्टॉक होल्डर के साथ मीटिंग हुई है? जो दूसरे मंत्री हैं, संतरी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है, जैसे कि स्टेट के मंत्री हो गए, या फिर कुछ स्टडी करी है जिसके बारे में
यानी परामर्श जारी है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं उनके टर्म ऑफ रेफरेंस मंगाए जा रहे हैं कि उनको 8 पे कमीशन कैसा चाहिए। जैसे कि रक्षा मंत्रालय से मंगाया जा रहा है, गृह मंत्रालय से मंगाया जा रहा है, डीओपीटी से मंगाया जा रहा है, राज्य सरकारों से मंगाया जा रहा है। यह इनपुट 8वें वेतन आयोग के लिए उनके टर्म ऑफ रेफरेंस को परिभाषित करने में मदद करेंगे। यानी जब डिपार्टमेंट से टर्म ऑफ रेफरेंस मंगाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, वो नेवी भी टर्म ऑफ रेफरेंस दिए हैं। सारे टर्म ऑफ रेफरेंस इकट्ठा होकर ये सौंपेंगे कमीशन को। पे कमीशन एक टर्म ऑफ रेफरेंस जांच करेगा, तब वो अपनी टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएगा पे कमीशन पर। फिर पूरी एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जाएगी। पूरी रिपोर्ट तैयार होने के बाद फिर वह सरकार को सौंप देगी, जाएगी। फिर सरकार अपने मुहर लगाएगी 8 पे कमीशन पर, तब आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा। यह है पूरी कहानी। तो इन्हें बता दिया कि जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो तमाम डिपार्टमेंट से मंगाए जा रहे हैं, और चाहे वो डीओपीटी हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, राज्य की सरकारें हो। जैसे आपको पता है राज्य की सरकारें भी टर्म ऑफ रेफरेंस दे रही है। 8 सीपीसी को लेकर टर्म ऑफ रेफरेंस इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि 8 पे कमीशन में जो चीज़ें आनी चाहिए उसका पता लगाया जा सके कि पेंशनर्स की, कर्मचारियों की, संगठनों की, मंत्रालयों की मांग है कि 8 पे कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस देना ज़रूरी है ताकि एक सही 8 पे कमीशन आ सके। तो दोस्तों, यह जवाब अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे आने वाले अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद।